हाय एवरीवन, वेलकम टू कैमोफ्लिक एकेडमी। स्टार्ट करते हैं हम 2020 का जो सॉल्यूशन हमने स्टार्ट किया था उसके कुछ क्वेश्चंस कर लिए थे। अब हम अगले क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। मैंने 5 क्वेश्चंस तक करा दिए थे। अब देखो क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। 6 में क्या पूछा है, और उन्होंने क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा है कि करेक्ट ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट ऑफ कंपाउंड 1 to 4। उन्होंने 4 कंपाउंड्स दिए हैं। पहला कंपाउंड है हमारे पास एक इस तरीके का कुछ कंपाउंड दिया है। दूसरा उन्होंने क्या दिया है, इस टाइप का एक कंपाउंड दिया है। थर्ड उन्होंने दिया है हमारे पास, देखो वैसे क्वेश्चंस आपको स्क्रीन पे शो हो जाएंगे लेकिन फिर भी समझाने के लिए तो ये बनानी पड़ेंगे ना। और एक इस टाइप का कंपाउंड दिया है, ठीक है। और उन्होंने बोला है कि इसमें हमें बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर बताना है। तो देखो सबसे पहले बॉइलिंग पॉइंट को ऑर्डर देखते हैं। ये नहीं कि है ना जो हमें फैक्टर्स पता है तो सीधे उनको लगाने बैठ गए। पहले कंपाउंड्स तो देख लो। कंपाउंड्स देखो, ये क्या है, ये एक अल्कोहल है हमारे पास, ये अल्कोहल है, ठीक है। ये क्या है, ये ईथर है, फिर ये अल्कोहल है, ये अल्कोहल है। तो देखो पहले तो अल्कोहल और ईथर को अलग अलग कर लो। हम कभी भी मतलब सेम चीज़ों को कंपेयर करेंगे ना, गधे को गधे से कंपेयर करेंगे, घोड़े को घोड़े से कंपेयर करेंगे। गधे घोड़े का तो आपस में कोई कंपैरिजन नहीं है, तो इसलिए क्या करेंगे, पहले हम अल्कोहल और ईथर को अलग कर लेंगे। तो हमें पता है कि जो ईथर होता है उसका बॉइलिंग पॉइंट अल्कोहल से कम होता है। जब तुम प्रैक्टिकल्स करते होंगे तो टीचर बोलती होंगी ईथर है उसको ऐसे ओपन मत रखना, मतलब कवर करके रखना नहीं तो उड़ जाएगा, इसलिए क्योंकि ईथर का बॉइलिंग पॉइंट बहुत कम होता है। तो इसके लिए एक सीरीज़ में बताती हूँ, वो याद रखो। क्या सीरीज़ है वो, सबसे देखो ये बॉइलिंग पॉइंट के लिए है। बॉइलिंग पॉइंट मतलब ये सीरीज़ है ना, काफ़ी हद तक तुम्हारा काम आसान कर देगी इस टाइप के क्वेश्चन में। तो देखो सबसे ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट किसका होता है, सबसे ज़्यादा होता है अमाइड का, ठीक है। फिर उससे कम होता है हमारे पास एसिड्स का, फिर उससे कम होता है हमारे पास अल्कोहल्स का, ठीक है। उसके बाद हमारे पास अल्कोहल के बाद आता है एल्डिहाइड, ठीक है। फिर आता है हमारे पास कीटोन्स, फिर आता है हमारे पास एमीन्स, ठीक है। उसके बाद आता है हमारे पास ईस्टर, उसके बाद आता है ईथर, उसके बाद हमारे पास आता है एल्केन्स, ठीक है। तो देखो ये सीरीज़ अगर याद रखोगे तो इससे काफ़ी हद तक तुम्हें क्वेश्चन करने में आसानी हो जाएगी कि जिन मतलब अगर जैसे इन दो कंपाउंड मतलब अलग अलग है तो इसके अकॉर्डिंग तुम पहले ही समझ जाओगे कि इसका बॉइलिंग पॉइंट तो कम होगा। तो इसमें हमारे पास जो ईथर है उसका बॉइलिंग पॉइंट तो इन तीनों से कम होगा। तो हम क्या करें, 2 वाले को तो सबसे लास्ट में रख दें। जब हमने 2 वाले को सबसे लास्ट में रख दिया हमारे पास ये बचा, ये बचा, ये बचा। अब हमें देखना है कि इन तीनों कंपाउंड्स में अंतर क्या है। तो अंतर ये है कि देखो ये क्या है, एक सिंगल चेन है, यहाँ ब्रांचिंग है, यहाँ और ज़्यादा ब्रांचिंग है। तो मतलब क्या हो रहा है कि हम जैसे जैसे 1 2 3 4 देखते हैं तो इसमें हमारे पास ब्रांचिंग बढ़ती जा रही है। और एक चीज़ तुमने सुनी होगी क्या, कि जो ब्रांचिंग जो होती है, ब्रांचिंग इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है बॉइलिंग पॉइंट के। मतलब क्या होता है, जैसे जैसे ब्रांचिंग बढ़ती जाती है तो क्या होता जाता है, सरफेस एरिया कम होता जाता है। देखो इसका एरिया कितना है, ये इतने एरिया में फैला हुआ है, लेकिन इसका एरिया कितना है, ये इतना है। तो ये क्या है, इसका एरिया ज़्यादा है। तो जैसे जैसे ब्रांचिंग बढ़ती जाती है सरफेस एरिया कम होता जाता है, और सरफेस एरिया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है बॉइलिंग पॉइंट के। तो अगर सरफेस एरिया कम होगा तो बॉइलिंग पॉइंट भी कम होगा। तो उसके अकॉर्डिंग देखो ये इसमें बिल्कुल ब्रांचिंग नहीं है, यहाँ इससे ज़्यादा ब्रांचिंग है, यहाँ इन सबसे ज़्यादा ब्रांचिंग है। तो सबसे ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट किसका होगा, उसका होगा, ठीक है। मतलब सॉरी, सबसे कम बॉइलिंग पॉइंट किसका होगा, उसका, क्योंकि सबसे ज़्यादा ब्रांचिंग किसमें, उसमें। सरफेस एरिया सबसे कम किसका है, उसका। तो बॉइलिंग पॉइंट किसका, देखो बॉइलिंग पॉइंट किसका कम होगा, उसका। ब्रांचिंग जो है वो बॉइलिंग पॉइंट के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है, और जो सरफेस एरिया जो है वो बॉइलिंग पॉइंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। कन्फ्यूजन मत क्रिएट करना यहाँ, ये देख लो, दोनों देख लो, इससे समझना इससे समझ लो, उससे समझना उससे समझ लो। तो उसके बाद हमारे पास 4 आ गया, ठीक है। फिर उसके बाद क्या आया, 3 आया, फिर उसके बाद क्या आया, 1 आया। तो ये हमारा करेक्ट आंसर है। अब देखो इसको मैच करते हैं हम।
जब हम इसको मैच करेंगे तो हमने पहले फैक्टर से हमें पता चल गया कि 2 वाले का सबसे कम है, तो इससे हम क्या करेंगे, ए और बी ऑप्शन को तो वैसे ही नेगलेक्ट कर देंगे, क्योंकि देखो उसमें सबसे कम किसका दिया है, 4th वाले का, तो वो दोनों तो हमारे काम के हैं ही नहीं। अब फिर क्या है, सी और डी, मतलब हमें इन दोनों ही ऑप्शन को केवल चेक करना है। तो हमारे पास हम पहला फैक्टर हमने लगा लिया, अब दूसरा वाला लगाया, ये सरफेस एरिया वाला, तो क्या है देखो उसमें मॉलिक्यूलर वेट तो सबके सेम है ना, बस सरफेस एरिया का अंतर है, तो मॉलिक्यूलर वेट सेम हो गया तो उसके अकॉर्डिंग नहीं जाएंगे, फिर हम किसके अकॉर्डिंग जाएंगे, सरफेस एरिया के अकॉर्डिंग जाएंगे, तो हमारा सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, वन ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ हाइड्रोलिसिस ऑफ कैल्शियम फॉस्फाइड एट 25 डिग्री सेल्सियस। देखो कैल्शियम फॉस्फाइड का अगर तुम हाइड्रोलिसिस करोगे तो क्या प्रोडक्ट मिलेगा, ये तुमसे पूछा है। देखो हाइड्रोलिसिस की रिएक्शन बहुत आती हैं, तो इनको अच्छे से समझ लो। और क्या होता है कि हाइड्रोलिसिस की रिएक्शन जनरली मेन ग्रुप्स के जो एलिमेंट होते हैं उनकी पूछी जाती है। अब मेन ग्रुप देख के है ना मुंह बनाने लगते हैं सबकी, अरे यार मेन ग्रुप इतना बड़ा चैप्टर, इतने सारे ग्रुप्स, फिर उन ग्रुप्स के इतने सारे कंपाउंड, फिर एक एलिमेंट की इतनी सारी रिएक्शंस, मतलब कहाँ तक करेंगे, इससे ऐसा सोच के क्या करते हैं कि हम मेन ग्रुप ही छोड़ देते हैं। ऐसा बहुत सारे लोग करते हैं, ऐसा नहीं करना है। देखो कैसे करना है बताती हूँ। हाइड्रोलिसिस रिएक्शन के लिए उन्होंने क्या बोला है, उन्होंने बोला है कैल्शियम फॉस्फाइड, कैल्शियम फॉस्फाइड बोला है। अब देखो जिसको कैल्शियम फॉस्फाइड के हाइड्रोलिसिस की रिएक्शन आती होगी वो तो आराम से बोल देगा फॉस्फीन निकलेगी, लेकिन जिसे नहीं आती होगी या जिसे इसके बारे में कोई जानकारी नहीं होगी वो क्या करेगा, वो बस दिमाग पे हाथ रख के बैठ जाएगा और सोचेगा कि अब इसको छोड़ दो, आगे बढ़ते हैं। तो देखो ऐसे छोड़ना नहीं है, मैं एक चीज़ बता रही हूँ, उससे क्या करो, उससे सीखो कि अगर इस टाइप की कोई क्वेश्चन आते हैं तो हमें उनको अप्रोच कैसे करना है। ये नहीं कि सिर्फ मेन ग्रुप का है चलो छोड़ो आगे बढ़ो, ऐसा नहीं करना, अप्रोच सीखो। देखो कैल्शियम फॉस्फाइड, तो सबसे पहले तो हम क्या करें, इसका वो बनाते हैं फॉर्मूला। तो हमें कैल्शियम का तो पता है कि हाँ ठीक है कैल्शियम 2+ में प्रेजेंट होता है, ये हमें पता है। अब देखो फॉस्फाइड है मतलब कि क्या, फॉस्फोरस का नेगेटिव आयन है, और लास्ट में क्या लगा है, आइड लगा है। तो देखो एक नेमिंग ऑफ एनायन का, वैसे हमारे यूट्यूब चैनल पे एक लेक्चर है मंजीत सर का, उन्होंने नेमिंग ऑफ एनायन करा रखा है, अगर नहीं आती है तो वो लेक्चर देख लेना। और यहाँ इस चीज़ को समझो अभी जो मैं बता रही हूँ इस फॉस्फाइड के लिए। देखो जब कोई एलिमेंट अपनी मतलब जो नेगेटिव वाली उसकी हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट है, मतलब कि वो कितना हाईएस्ट नेगेटिव चार्ज अपने ऊपर मतलब ले सकता है, वो अगर उसके ऊपर आ जाता है तो वो कैसा, उसके नाम के बाद में क्या लग जाता है, आइड लग जाता है। जैसे देखो कि मान लो जैसे ये क्लोरीन है, ठीक है, लेकिन अगर मैं इसको Cl नेगेटिव लिख दूँ तो मैं इसको क्लोराइड लिखती हूँ, ठीक है। अगर ये ऑक्सीजन है मैं इसको O2 नेगेटिव लिख दूँ तो मैं इसको ऑक्साइड लिखती हूँ। वैसे ही अगर मैंने ये फॉस्फोरस है और अगर इसको मैंने P3- लिख दिया तो मैं इसको क्या लिखूंगी, फॉस्फाइड लिखूंगी। तो मुझे फॉस्फाइड मिल गया, फॉस्फाइड मेरे पास क्या मिल गया, P3- मिल गया। अब कैल्शियम है, इससे तो पहले मैं कैल्शियम फॉस्फाइड बना लेती हूँ, तो कैल्शियम फॉस्फाइड मैंने बना लिया, तो मेरे पास क्या बन गया, Ca3P2। चलो ठीक है, अब मैं कंपाउंड तक तो एटलीस्ट पहुँच गई। अगर मुझे कुछ ही नहीं आता था तो मुझे कंपाउंड तो पता चल गया कि हाँ कैल्शियम फॉस्फाइड Ca3P2 है। अब मैं क्या करूँ, Ca3P2 की हाइड्रोलिसिस की रिएक्शन करती हूँ, Ca3P2। अब मुझे ना हाइड्रोलिसिस की रिएक्शन मैंने कराई, ठीक है, ये वाटर लिया मैंने, अब मुझे तो आती है, ठीक है, तो मैं क्या करूँगी, यहाँ पे मैं लिखूँगी 2, मतलब यहाँ पे मैं लिखूँगी PH3 प्लस CaOH का होल ट्वाइस, और देखूँगी यार 2PH है, इसको यहाँ 2 कर दूँगी, ये 3 कर दूँगी, और इसके बाद देखो 3 दूनी 6, ये 6, यहाँ 6 कर दूंगी। ये तो ठीक है, मेरा दिमाग अभी फ़िलहाल चल गया तो मैंने ये रिएक्शन बना दी, लिख दिया। अब क्या हो, इन केस की तुम्हारा दिमाग नहीं चल रहा है या कोई ऐसा कंपाउंड आ गया जिसमें तुम्हें समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूँ, उसके लिए देखो पहले इसका स्ट्रक्चर बना लो। मैं क्या करती हूँ, फॉस्फोरस लिखती हूँ, इसमें 1 2 3, कितने इसके आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4 5, ठीक है, 1 2 3 4 5। अब मुझे क्या करना है, 3 कैल्शियम लिखे मैंने, 2 ये लिख लिया, अब 3 कैल्शियम, तो मैंने यहाँ 1 कैल्शियम लिखा, इसके ये 2 बैलेंस, इसने इससे रिएक्शन करी, ठीक है।
अब ये मतलब इसने अपने इलेक्ट्रॉन इसको डोनेट किए, इसने इसके साथ बॉन्ड बनाया। अब देखो कितने थे, 5 थे, 2 इधर से मिल गए, 7 हो गए। एक कैल्शियम ने क्या किया, इससे ऐसे शेयरिंग करके ये बॉन्ड बना लिया। तो ये मेरे पास क्या बन गया, Ca3P2 बन गया। ठीक है, ये बन गया। इसके भी देखो 5 और 2 7 और 1 8, इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। ये भी अपने 2 दे के ऑक्टेट कंप्लीट करके खुश है। अब क्या करें, अब अगर हम इसमें HOH यानी वाटर की रिएक्शन कराएं तो देखो ये कौन सा, ये नेगेटिव पार्ट है, ये पॉजिटिव पार्ट है, इसका ये नेगेटिव पार्ट है, ये पॉजिटिव पार्ट है। वाटर में भी एक पॉजिटिव एक नेगेटिव पार्ट होता है। तो मैं क्या करूँगी कि जो पॉजिटिव पार्ट है वो कहाँ जाएगा, वो तो जाहिर सी बात है नेगेटिव के पास जाएगा, और नेगेटिव कहाँ जाएगा, पॉजिटिव के पास जाएगा। तो मैं इस बॉन्ड को ब्रेक करती हूँ और इसके बाद क्या लिखती हूँ, यहाँ एक बॉन्ड ब्रेक हुआ, एक OH, दूसरा बॉन्ड ब्रेक हुआ, दूसरा OH, यहाँ पे एक हाइड्रोजन, दूसरा हाइड्रोजन। ठीक है, और फिर मैंने इस वाले को ब्रेक किया तो यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ OH, इस वाले को ब्रेक किया, यहाँ OH, यहाँ हाइड्रोजन, इस वाले को ब्रेक किया, यहाँ OH, यहाँ हाइड्रोजन, और फिर इसको ब्रेक करके ऐसे मैंने सब में कर दिया। अब देखो मेरे पास क्या बन रहा है, मेरे पास बन रहा है ये दोनों बॉन्ड तो ब्रेक हो गए, तो ये क्या है, CaOH है। ठीक है, मतलब CaOH का ट्वाइस ये है। ठीक है, एक CaOH का ट्वाइस ये है और एक CaOH का ट्वाइस ये है। तो ऐसे करके मेरे पास 3 CaOH का ट्वाइस बन गया, प्लस देखो ये PH3 है और एक और PH3 है। तो ऐसे करके मेरे पास प्लस 2PH3 बन गया। तो क्या हुआ, मुझे पता चल गया कि रिएक्शन कैसे हुई। तो अगर तुम्हें उस कंपाउंड की रिएक्शन आती है तो ये सब करने की ज़रूरत नहीं है। मान लो अगर नहीं आती है तो इस तरीके से तुम अप्रोच कर सकते हो क्वेश्चन को। सिर्फ मेन ग्रुप का क्वेश्चन है ये देख के अपने आप को वो नहीं करना है, क्या अपने आप को सिंपैथी नहीं देनी कि अरे क्या कोई बात नहीं, ये तो मेन ग्रुप का नहीं बना तो कोई बात नहीं, ऐसा नहीं, उसको अप्रोच करनी है। ठीक है, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 7 था, अब हम 8 करते हैं। देखो, ट्रीटमेंट ऑफ फॉर्मिक एसिड विथ कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड गिव्स। जो देखो कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड है वो क्या होता है, एक डिहाइड्रेटिंग एजेंट होता है। ठीक है, डिहाइड्रेटिंग एजेंट है मतलब कि वाटर तो निकलेगा ही। तो इससे अगर तुम्हें ये पता है कि ये डिहाइड्रेटिंग एजेंट है तो तुम्हें ये पता होगा कि वाटर निकलेगा, तो उसके अकॉर्डिंग तुम सीधे ऑप्शन देख के ए ऑप्शन पे टिक करके आगे बढ़ जाओगे। मगर अगर तुम्हें नहीं, मतलब मगर अगर एक साथ, लेकिन अगर तुम्हें नहीं आता है, नहीं पता है कि कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड जो होता है वो डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, तो उसके लिए क्या करना है, उसके लिए तुम्हें फॉर्मूला लिखना है HCOOH। ठीक है, फिर क्या, वो जो कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड है वो क्या, सोर्स ऑफ H+ है, तो हमने H+ लिख लिया। ऑक्सीजन के लोन पेयर इस पर अटैक करेंगे, क्या करेगा ये HCOOH2 पॉजिटिव। जैसे ही वाटर पे ऑक्सीजन मतलब वाटर बना, ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आया, ऑक्सीजन क्या करेगी, इसको कार्बन को छोड़ के भागेगी, क्योंकि ये एक अच्छा लिविंग ग्रुप बन गया है और प्लस न्यूट्रल फॉर्म में निकल रहा है। अगर कोई स्पीसीज न्यूट्रल फॉर्म में बाहर निकलती है तो वो बहुत अच्छी लिविंग ग्रुप होती है, जैसे N2 है, वाटर है, ये सारे। ठीक है, तो फिर ये क्या हुआ, इसने अपना इससे रिश्ता तोड़ा और भाग गई, माइनस वाटर निकल गया, क्या बचा, हाइड्रोजन, ये कार्बन, ऑक्सीजन, यहाँ कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आया तो क्या हुआ, एक ऑक्सीजन साथ छोड़ के गई तो दूसरे ऑक्सीजन ने इसको थोड़ा सा भरोसा दिया। ठीक है, फिर क्या होगा, ये हाइड्रोजन कहेगा कि ठीक है तुम अपनी ज़िंदगी खुशी से जियो, हम जा रहे हैं, और यहाँ से माइनस H+ हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, कार्बन मोनोऑक्साइड हो जाएगा। ठीक है, ये भी न्यूट्रल फॉर्म में है तो इसलिए क्या होता है, ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो जाता है और ये वो जो H+ तुमने दिया था वो तुम्हें वापस मिल जाता है। ठीक है, तो इससे क्या होगा, एक तो तुम्हें वाटर मिला और एक कार्बन मोनोऑक्साइड मिला, तो इस के अकॉर्डिंग तुम्हारा ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। देखो 9th क्वेश्चन है, इसमें पूछा है डी ऑर्बिटल इन्वॉल्व इन द हाइब्रिडाइजेशन टू फॉर्म स्क्वायर प्लेनर एंड ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। देखो अगर PDF में प्लेनर है तो उसको सही कर लेना, वो पिरामिडल होगा। ठीक है, प्लेनर नहीं होगा। क्या पूछा है कि 2 ज्योमेट्रीज हमें दी है, कौन सी, एक दी है हमारे पास स्क्वायर प्लेनर, एक स्क्वायर पिरामिडल।
स्क्वायर पिरामिडल दी है और एक हमारे पास दी है ट्राइगोनल बाई पिरामिडल यानी TBP। तो इन दोनों में पूछा है हमारे पास कि बताओ कौन सा D यूज़ होता है। ऐसा इन्होंने क्यों पूछा है? ऐसा इसलिए पूछा है कि इसका हाइब्रिडाइजेशन होता है हमारे पास sp3d, ठीक है। और जब ये बात पता होगी कि जब हम विथ p मिक्सिंग करते हैं, मतलब कि अगर हमारे हाइब्रिडाइजेशन में p आ रहा है, मतलब p ऑर्बिटल्स आ रहे हैं, तो हम जो d यूज़ करते हैं वो कौन सा d यूज़ करते हैं? एक्सियल d यूज़ करते हैं। एक्सियल d इसलिए यूज़ करते हैं क्योंकि जो p ऑर्बिटल्स होते हैं और एक्सियल d ऑर्बिटल्स होते हैं उनकी सिमेट्री लगभग मैच करती है। कैसे मैच करती है? देखो, d ऑर्बिटल हमारे पास 5 होते हैं, ये हमारे पास क्या होता है? d जेड स्क्वायर, ये हमारे पास एक होता है इसकी वो रिंग, ठीक है। एक हमारे पास कौन सा होता है? डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये हो गया हमारे पास डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। फिर एक होता है हमारे पास डी एक्स वाई, जो कि क्या होता है? एक्स वाई प्लेन में होता है। ये मैं लिख दूँ, जेड एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, ठीक है। और एक होगा हमारे पास डी वाई जेड, ये वाई एक्सिस जेड एक्सिस, और एक होगा हमारे पास, दिखेगा ना इधर, डी जेड एक्स। तो ये 5 होते हैं, ठीक है। और देखो, और जो p ऑर्बिटल होता है वो कैसा होता है? वो हमारे पास कुछ इस टाइप का होता है। तो देखो, इनकी जो सिमेट्री है वो दोनों एक्सियल के साथ ज़्यादा मैच कर रही है एज़ कम्पेयर टू नॉन एक्सियल। इसलिए जब हम sp3d विथ p मिक्सिंग अगर कोई हाइब्रिडाइजेशन करते हैं तो हम जो d लेते हैं वो कौन सा लेते हैं? एक्सियल लेते हैं, ठीक है। एक्सियल d प्रेफर करते हैं किसके सामने? नॉन एक्सियल के सामने। तो हमें ये तो कंफर्म है कि ये d कैसा है? एक्सियल है, ठीक है। अब एक्सियल में भी एक d जेड स्क्वायर है, एक डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है। तो इन दोनों में क्या होता है? ये दोनों यूज़ होते हैं, मतलब कि एक में यूज़ ये यूज़ होता है, एक में ये यूज़ होता है। तो हमें बताना है कि TBP में कौन सा यूज़ होता है और स्क्वायर पिरामिडल में कौन सा यूज़ होता है, ठीक है। देखो, तो ये जो देखो ये p ऑर्बिटल है, ठीक है। अगर मैं इसको p जेड लिखती हूँ, पहले मैं दोनों को समझाती हूँ। देखो, स्क्वायर पिरामिडल क्या होती है? स्क्वायर पिरामिडल में एक स्क्वायर होता है, ठीक है, बीच में सेंट्रल मेटल होती है, उसके एक ऊपर साइड एक एटम लगा होता है, ठीक है। ये होती है क्या? स्क्वायर पिरामिडल। मतलब देखो, बीच में सेंट्रल एटम है, ठीक है, उसके 1 2 3 4 चारों कॉर्नर पे मेटल है, साइड एटम्स हैं, सेंट्रल एटम बीच में है। तो ये 4 एटम कैसे हो गए? साइड एटम्स हो गए। और फिर क्या होता है? इस प्लेन के ऊपर यहाँ पे एक साइड एटम प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो उससे क्या होगा? अगर मैं उसको चारों से मिला दूँ तो एक पिरामिड टाइप का बन गया। तो स्क्वायर के ऊपर पिरामिड, मतलब स्क्वायर पिरामिडल, ठीक है। और एक होती है हमारे पास क्या? TBP, मतलब कि ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। ट्राइगोनल बाई पिरामिडल का मतलब क्या? एक ट्रायंगल होगा और उसके ऊपर 2 पिरामिड बन रहे होंगे, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। उसमें क्या होता है? सेंट्रल एटम बीच में और फिर एक ट्रायंगल बनता है, 1 2 3, इस तरीके से एक ट्रायंगल बनता है, ठीक है। फिर क्या होता है? एक ट्रायंगल के ऊपर एक एटम और ट्रायंगल के जस्ट नीचे एक एटम। फिर उस ऊपर वाले एटम को इस ट्रायंगल के तीनों एटम से मिला दो और नीचे वाले एटम को इस ट्रायंगल के तीनों एटम से मिला दो। तो क्या हो गया? ट्राइगोनल बाय पिरामिडल, क्योंकि 2 पिरामिड बन गए। ऐसे ये ज्योमेट्री बनती है, ठीक है। तो अब मैं आपको ट्राइगोनल बाई पिरामिडल बना के दिखाती हूँ। देखो, ये होती है हमारे पास ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। अब इसको समझो, जब ट्राइगोनल बाई पिरामिडल अगर हमारे पास बनती है तो ये जो सीधी लाइन होती है, ठीक है, ये जो सीधी, क्योंकि इसका जो हाइब्रिडाइजेशन होता है क्या होता है? sp3d होता है। ये sp3d ना होके स्प्लिटेड होता है। कैसा होता है? स्प्लिटेड हाइब्रिडाइजेशन होता है। कैसा? sp2 प्लस pd, ठीक है। तो ये जो sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है उससे तो क्या बनता है? ये ट्रायंगल बनता है, ठीक है। मैं अभी TBP समझा रही हूँ, कंफ्यूज मत होना। ये जो sp2 होता है उससे क्या बनता है? ट्रायंगल बनता है। और ये जो pd हाइब्रिडाइजेशन होता है उससे क्या बनता है? ये 180 डिग्री वाला एंगल, मतलब कि इन दोनों एटम के बीच में जो
बॉन्ड बनता है वो पीडी हाइब्रिडाइजेशन से बनता है। इतनी बात समझ में आ गई, ठीक है। तो देखो क्या है कि ये जो पीडी हाइब्रिडाइजेशन है इसमें अगर मैं ये पी जेड ले लूँ, ठीक है, और यहाँ से डी जेड स्क्वायर ले लूँ, तो इन दोनों की सिमेट्री लगभग सेम हो जाएगी, ठीक है, दोनों जेड एक्सिस के अलॉन्ग है। तो क्या होगा, इन दोनों की सिमेट्री जब खूब अच्छे से मैच करेगी तो ये दोनों आपस में हाइब्रिडाइजेशन कर लेते हैं, और ये पीडी वाला जो बॉन्ड, मतलब पीडी वाला जो हमको दिख रहा है ना, पीडी हाइब्रिडाइजेशन से जो ये जो दो बॉन्ड बने हैं वो बना लेते हैं। तो इसलिए क्या होता है कि हम जो टीवीपी होती है उसमें कौन सा यूज़ करते हैं, डी जेड स्क्वायर यूज़ करते हैं, ठीक है। इसको कैसे याद रखोगे, वही कि देखो ट्राइगोनल बाइपिरामिडल होता है, इसमें एक ट्रायंगल होता है, एक हमारे पास 180 का एंगल होता है, तो उस 180 का एंगल कैसे बनता है, वो पी डी हाइब्रिडाइजेशन से बनता है। और जब पी जेड अगर हम ले लें और डी जेड स्क्वायर ले लें तो उसकी सिमेट्री काफ़ी अच्छे से मैच करती है, दोनों जेड एक्सिस के अलॉन्ग होते हैं। इसलिए क्या होता है, हम टीवीपी में डी जेड स्क्वायर प्रेफर करते हैं, और जो स्क्वायर पिरामिडल होता है उसमें डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्रेफर करते हैं, ठीक है। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, इसका हमारे पास स्क्वायर पिरामिडल डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और इसका डी जेड स्क्वायर, तो हमारा सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अब चलो हम क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं। देखो 10 स्टीरियो केमिस्ट्री का क्वेश्चन है, और इस टाइप का जो आरएस कॉन्फ़िगरेशन है, इस टाइप का क्वेश्चन तो आता ही है जेम में, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके लिए हमें एक चीज़ समझनी पड़ेगी, क्या होता है, एक हमारे पास CIP रूल होता है। CIP रूल में क्या होता है, हम किसी कायरल सेंटर या किसी कायरल कार्बन से जुड़े हुए जो ग्रुप्स होते हैं उनकी प्रायोरिटी डिसाइड करते हैं। वो प्रायोरिटी हम किस बेस पे डिसाइड करते हैं, वो प्रायोरिटी हम डिसाइड करते हैं एटॉमिक नंबर के बेस पे। इज इट विजिबल? कम है शायद। देखो जो प्रायोरिटी होती है टी जो होती है वो हम किसके बेस पे डिसाइड करते हैं, एटॉमिक नंबर के बेस पे, ठीक है। जितना ज़्यादा एटॉमिक नंबर होगा उस ग्रुप की प्रायोरिटी उतनी ज़्यादा होगी, लेकिन हमें सिर्फ उसी को देखना है जो उस कार्बन से जुड़ा है। जैसे देखो इस एग्जाम्पल के थ्रू मैं समझाऊंगी, तो ये तो प्रायोरिटी समझ में आ गया। अब तुम्हें एक रूल याद रखना है। रूल क्या याद रखना है, पहले तो मैं बोलती हूँ, रूल 1 है जो याद रखना है कि अगर 1, 2, 3 तक की प्रायोरिटी वाले ग्रुप अगर क्लॉकवाइज है, अगर हम इन 1, 2, 3 मतलब 1, 2, 3 को मिलाते हैं और अगर हम क्लॉकवाइज घूम रहे हैं, कैसे घूम रहे हैं, क्लॉकवाइज घूम रहे हैं, तो और प्लस इसके साथ एक कंडीशन है। क्या कंडीशन है, क्लॉकवाइज है प्लस अगर जो हमारा 4th प्रायोरिटी ग्रुप है, 4th प्रायोरिटी ग्रुप कैसा है, बिलो द प्लेन है, बिलो द प्लेन है। देखो अगर हम 1 से 2 से 3 पे जाते हैं, मतलब हमें 1 के बाद सेकंड ग्रुप पे जाना है, फिर थर्ड ग्रुप पे, ऐसे करके अगर हम एक गोला बनाते हैं, सर्कल बनाते हैं, तो उसके बाद अगर हम क्लॉकवाइज, अगर हमारा सर्कल क्लॉकवाइज बनता है और जो 4th प्रायोरिटी ग्रुप है वो बिलो द प्लेन है, तो हमारे उस सेंटर का जो कॉन्फ़िगरेशन है वो आर आता है। इसी कड़ी में अगर हम क्लॉकवाइज घूमते हैं, लेकिन जो हमारा 4th प्रायोरिटी ग्रुप है, 4th प्रायोरिटी ग्रुप है वो अगर कैसा आता है, अबव द प्लेन आता है। 4th ग्रुप जो है वो अबव द प्लेन आता है, अबव द प्लेन आता है, तो हम उस सेंटर को S नाम देते हैं, ठीक है। इसका दूसरा, मैं अगर यहाँ रूल नंबर 2 लिखूँ, रूल 2 क्या लिखूँ कि अगर मेरा 1, 2, 3 जो है वो एंटी क्लॉकवाइज आता है, कैसा आता है, एंटी क्लॉकवाइज आता है, एंटी क्लॉकवाइज आता है, प्लस 1 कंडीशन, जो 4th प्रायोरिटी ग्रुप है, जो 4th ग्रुप है, 4th ग्रुप जो है वो बिलो द प्लेन है, ठीक है। एंटी क्लॉकवाइज प्लस बिलो द प्लेन, तो हमारे पास जो सेंटर का कॉन्फ़िगरेशन है वो क्या आता है, ऐसा आता है। वहीं अगर 1, 2, 3 जो है एंटी क्लॉकवाइज है और 4th ग्रुप जो है अबव आता है, तो वो क्या है,
आर कॉन्फ़िगरेशन। देखो इतना कंफ्यूज होने वाली कोई बात नहीं, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। सिंपल से तुम्हें बस एक चीज़ याद रखनी है, अगर 1 2 3 है, क्लॉकवाइज है और 4th प्रायोरिटी ग्रुप बिलो द प्लेन है तो आर। अगर एक याद रखोगे ना चारों हो जाएंगे। क्या करो सीधे इसके बाद देखो, क्लॉकवाइज का हमने एक याद कर लिया, 1 2 3 क्लॉकवाइज, लीस्ट प्रायोरिटी ग्रुप बिलो द प्लेन तो आर। अगर वो सेम अबव द प्लेन हो जाता है तो एस, और अगर एंटी क्लॉकवाइज है बिलो द प्लेन एंटी क्लॉकवाइज हो जाता है तो एस, और अगर एंटी क्लॉकवाइज भी है और अबव द प्लेन है तो आर। ठीक है, याद हो जाएगा। सॉल्व करोगे ना जब क्वेश्चंस तो याद हो जाएगा। चलो अब मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करती हूँ। देखो इसमें क्या पूछा है, इसमें पूछा है कि हमें बताना है कि कौन से सेंटर पे आर कॉन्फ़िगरेशन है। ठीक है, कौन से सेंटर पे आर कॉन्फ़िगरेशन है। तो चारों को देखो, देखो पेपर में पता है क्या होता है, पेपर में तुम्हें आना ही सब कुछ नहीं होता है। उस टाइम पे तुम मैं सॉल्व करते उस टाइम पे तुम कैसे मतलब कैसे तुम्हारा कैसे दिमाग रिएक्ट कर रहा है वो सारी चीज़ें भी मैटर करती है। मेरी सीरीज़ में यही पहला क्वेश्चन था और इसमें मैंने बहुत ज़्यादा टाइम लगा दिया था। इसको देख के मुझे लग रहा था कि हे भगवान, मैंने एक क्वेश्चन में इतना टाइम लगा दिया, कैसे मैं सारे क्वेश्चंस करूँगी। तो इसलिए अपने है ना मतलब मन को शांत रखना है, और शांत भी ये भी नहीं कि आराम से स्लो स्लो कर रहे हैं, जल्दी जल्दी भी करना है लेकिन एकदम कॉन्सेंट्रेटेड होके करना है। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें मैटर करती है पेपर में। तुम्हें कैलकुलेटर कैसा मिला है और मतलब उस दिन तुम्हारा दिन कैसा है। मुझे बहुत बेकार कैलकुलेटर मिला था, चल ही नहीं रहा था, बहुत परेशान हो गई थी मैं कैलकुलेटर के चक्कर में। इसलिए है ना रिज़ल्ट के बारे में मत सोचो कि हमारा होगा नहीं होगा, हमारा क्या होगा, ये सारी चीज़ें मत सोचो, बस पढ़ते जाओ। ये सोचो कि तुम्हें बस इतना रहना चाहिए तुम्हारे मन में जब रिज़ल्ट आए कि भाई हमने तो हमारी पूरी तैयारी की थी, अब जो हुआ वो ठीक हुआ। और वैसे भी जो होता है वो अच्छा ही होता है। ज़्यादा ज्ञान की बातें हो गई लेकिन सही बात है। देखो अब इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लें। इसलिए कभी भी रिज़ल्ट के बारे में मत सोचना, हमेशा ये सोच के पढ़ो कि हमें सीखना है। अगर सीखने के पर्पज़ से पढ़ोगे तो काफ़ी अच्छा रिज़ल्ट भी आएगा, सब कुछ अच्छा होगा। ठीक है, तो अब हम सबसे पहले तो इनकी प्रायोरिटी डिसाइड करते हैं। देखो अब मैंने क्या बताया था कि हमें ये देखना है ये कौन सा सेंटर, ये हमारा कायरल सेंटर है, तो इससे सारे जुड़े हुए ग्रुप्स की हम क्या करेंगे, प्रायोरिटी डिसाइड करेंगे। ठीक है, तो देखो एटॉमिक नंबर के बेस पर मैंने बोला था जिसका जितना ज़्यादा एटॉमिक नंबर होगा हम उसको उतनी ज़्यादा प्रायोरिटी देंगे। तो यहाँ देखो, लेकिन हमें क्या करना है, इस सेंटर से जस्ट जो जुड़ा हुआ एटम है ना उसी को देखना है। ये नहीं कि वहाँ ऑक्सीजन को देख रहा है, सल्फर को देख रहा है, ऐसा कुछ नहीं देखना, सिर्फ जुड़े हुए एटम को देखना है। फिर अगर जुड़े हुए एटम से काम नहीं बनता है तो आगे शिफ्ट होना है। तो देखो ये कार्बन से नाइट्रोजन, कार्बन कार्बन हाइड्रोजन, तो सबसे ज़्यादा किसका एटॉमिक नंबर है, नाइट्रोजन का, तो मैं इसको 1 प्रायोरिटी दे दूँगी। ठीक है, फिर उसके बाद देखो यहाँ दोनों कार्बन कार्बन है। अब मैं क्या करूँ, मैं ये करूं कि देखूं मैं इस कार्बन से कौन जुड़ा है, इस कार्बन से डबल बॉन्ड से ऑक्सीजन जुड़ी है, इधर भी ऑक्सीजन जुड़ी है, और इधर मेरे पास एक से तो कार्बन जुड़ा है, एक से हाइड्रोजन जुड़े हैं, 2 से हाइड्रोजन जुड़े हैं। तो कार्बन कार्बन तो 6 हो गया। उसके बाद कार्बन से कौन जुड़ा है, एक 6, और यहाँ से कौन जुड़ा है 8, तो किसको दूंगी प्रायोरिटी, इसको दूंगी। ठीक है, फिर क्या होगा, फिर ये 1 है, 6 है, तो मैं इसको 3 दूंगी, इसको 4 दूंगी। अब ये बात याद रखो, देखो ये जो इस टाइप का जो रिप्रेजेंटेशन अगर तुम्हें कहीं दिखता है तो हम इसको बोलते हैं फिशर प्रोजेक्शन। ठीक है, फिशर प्रोजेक्शन में क्या होता है कि ये जो खड़ी वाली लाइन होती है ये हमारी डैश होती है, और जो आड़ी वाली लाइन होती है, ये जो आड़ी वाली लाइन होती है इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम वेज बोलते हैं। ठीक है, इसको याद रखना, क्योंकि देखो ये एक 3D मॉलिक्यूल की 2D रिप्रेजेंटेशन है। अब मैं यहाँ खड़ी हूँ, ठीक है, तो मेरी नाक भी तुम्हें बाहर लग रही है, ठीक है, मेरा मुंह बाहर लग रहा है, लेकिन क्या होगा अगर मेरी कोई इस पे फोटो बना दे तो मैं ऐसी खड़ी हो जाऊंगी, तब मैं अगर उस फोटो पे हाथ ऐसे फेरूंगी तो कोई मुझे, मेरी नाक थोड़ी ना बीच में आएगी अगर मैं फोटो पे हाथ फेरूंगी, जैसे मैं अभी अपने मुंह पे हाथ फेरूंगी, ठीक है, तो मुझे अपनी नाक फील होगी कि हाँ मेरी नाक बाहर साइड निकल रही है। लेकिन अगर मेरी यहाँ कोई फोटो बना देगा, मैं उस पर हाथ फेरूंगी तो मुझे पता थोड़ी चलेगा कि हाँ यहाँ नाक है। तो वही होता है, ये 2D मतलब
3D मॉलिक्यूल की 2D रिप्रेजेंटेशन है। अगर मेरी कोई बोर्ड पे फोटो बना दे तो वो मेरी 2D रिप्रेजेंटेशन हो जाएगी, समझे? वो है ये। तो इसमें क्या होता है कि ये जो दोनों होते हैं वो अबव साइड होते हैं, और जो ये वाली लाइन होती है इसको हम पीछे साइड कंसीडर करते हैं, ठीक है? अबव मतलब जो तुम्हारी तरफ आ रहा है, और बिलो मतलब जो पीछे की तरफ जा रहा है, ठीक है? ये स्टीरियो अगर पढ़ोगे तो अच्छे से समझ में भी आ जाएगा, और अगर नहीं पढ़ा होगा तो आगे पढ़ लेना, ठीक है? देखो, तो अब क्या करें हम, तो हमें पता है कि इस वाले बॉन्ड से जो दोनों ग्रुप जुड़े हैं उनको हमें अबव कंसीडर करना है, और खड़े वाले को कैसे करना है, बिलो करना है। तो फिर हम देखो 1 2 3, अब मैं क्या करूँ, 1 से 2 को जोड़ूँ, 2 से 3 को जोड़ूँ, और फिर मैं आगे बढ़ूँ तो मैं देखूँगी कि मैं कैसे कैसे मूव कर रही हूँ। मैं मूव कर रही हूँ क्लॉकवाइज, ठीक है? अब मेरा जो 4th प्रायोरिटी ग्रुप है वो कैसा है, 4th ग्रुप मेरा कैसा है, अबव द प्लेन है। तो जब मैं क्लॉकवाइज मूव करती हूँ और अगर 4th ग्रुप बिलो द प्लेन आता है तो आर होता है, लेकिन अगर वही 4th ग्रुप अबव द प्लेन आ जाए तो मेरे पास कॉन्फ़िगरेशन एस हो जाता है, ठीक है? अब नेक्स्ट में चलते हैं, ये 1, आप देखो यहाँ कार्बन, यहाँ कार्बन, इस कार्बन से 2 हाइड्रोजन, उससे ऑक्सीजन, लेकिन इस कार्बन से कौन जुड़ा है, सल्फर, समझे? तो ये तो 8 है, ये डायरेक्ट 16 है, ठीक है? जोड़ मत देना कि 2 ऑक्सीजन जुड़ी है तो 16, ऐसे कुछ नहीं करना है, ठीक है? 16 मतलब वो एक ऑक्सीजन ही जुड़ी है ना उससे, तो 8 है, इसलिए इसका यहाँ सल्फर जुड़ी है तो 16, इसलिए हम इसको सेकंड प्रायोरिटी देंगे, और इसको क्या देंगे, हम थर्ड प्रायोरिटी देंगे। अब मैं क्या करूँ, 1 से 2 पे जाऊँ, 2 से 3 पे जाऊँ, और तो मैं देखूँगी मैं कैसे मूव कर रही हूँ, एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रही हूँ, ठीक है? अब जब मैं एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रही हूँ और मेरा 4th प्रायोरिटी ग्रुप कहाँ है, अबव द प्लेन है, तो मेरा कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाता है, आर कॉन्फ़िगरेशन हो जाता है, ठीक है? तो ऑप्शन तो मेरा यही करेक्ट हो गया, पर मैं इन दोनों को भी करके बता देती हूँ और प्रैक्टिस कर लेना आरएस की, ठीक है? आरएस से पक्का एक क्वेश्चन आता है। देखो अभी यहाँ ये 1, अब इस कार्बन से ऑक्सीजन जुड़ा है, इस कार्बन से पीएच मतलब क्या, कार्बन ही है, तो इसको मैं सेकंड प्रायोरिटी दे दूंगी, इसको थर्ड दे दूंगी। फिर 1 2 3 मेरा कैसा है, क्लॉकवाइज अबव द प्लेन, सेम एस कॉन्फ़िगरेशन। यहाँ देखो 1 2 3 क्लॉकवाइज, ये एस कॉन्फ़िगरेशन, तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, ठीक है? तो ये इसमें इतना ही करते हैं, वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, फिर मुंह बनाते हो लंबी वीडियो देख के। तो आई होप समझ में आया होगा, क्लियर हुआ हो। अगर कुछ बोरिंग लगा हो तो उसको नेगलेक्ट कर देना। जो मैंने बातें बताई वैसे अच्छी बातें बताई है, एग्ज़ाम में काम आएंगी। और कभी मतलब ऐसा मत फील करना कि हमारा रिजल्ट बेकार आएगा, ये सब सोच के मत पढ़ना। अच्छे से पढ़ो, खुश होके पढ़ो, सारी चीज़ें समझो, क्वेश्चन सॉल्व करते जाओ, प्रीवियस ईयर सॉल्व करते जाओ, काफ़ी अच्छा रिजल्ट आएगा, ठीक है? और अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, बाय।